तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स के लेके आए, राइट। क्योंकि हमें मालूम है कि फिजिक्स आपका जो है 100 मार्क्स कवर करता है, तो इसको वी कैन नॉट इग्नोर, राइट। तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे एंड मेरा ये अनुमान है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। हमने इस पीपीटी को बनाते समय बहुत चीज़ें दिमाग में रखी हैं, जिसमें आपके हर चैप्टर से जो एनडीए में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उन चैप्टर को लेते हुए और क्वेश्चंस को लेते हुए हमने ये आपके लिए पीपीटी बनाई है। और अभी आई कैन गारंटी यू दैट कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप लास्ट में आप खुद से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से फिजिक्स का, ठीक है। तो वीडियो का पर्पज़ आपका रिवीजन कराना है, राइट। ओके, चलिए तो ज़्यादा टाइम नहीं बताते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है अ थिन डिस्क एंड अ थिन रिंग बोथ हैव मास m एंड रेडियस r। देखो सबसे पहले समझ लो, एक आपका होता है डिस्क और एक आपका होता है क्या, रिंग। रिंग तो आपने देखा होगा ना, आपकी माता जी हाथों में पहनती है, वो आपकी रिंग है, राइट। और एक आपका क्या है, एक आपका डिस्क है। डिस्क जैसे कि सीडी आपने देखी होगी जिसका नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऐसे करके, राइट। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसका भी मास m है और ये जो रिंग है इसका भी मास m है, इसकी भी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r है। अबाउट एक्सेस थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड आर परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा इन्होंने क्या दे दिया है, ओमेगा कह रहा है, ओमेगा कह रहा है सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट। अब देखो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी की बात करी है चारों ऑप्शन में। तो देखो सबसे पहले समझ लो कि देखो एक होता है ट्रांजिशनल मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, राइट। तो जो रोटेशनल मोशन होता है ना, रोटेशनल जो मोशन होता है, रोटेशनल मोशन, ये आप लोग दिमाग में रखिए। जो रोटेशनल मोशन होता है इसमें जो एम है आपका वो आई में कन्वर्ट हो जाता है और जो बी है आपका वो ओमेगा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो तो हाफ एम बी स्क्वायर होता है, लेकिन ये आपका जो फार्मूला है वो ट्रांजिशनल, जो आपका ये फार्मूला है वो आपका ट्रांजिशनल मोशन के लिए। लेकिन जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन में फार्मूला क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 1/2, एम को रिप्लेस करेंगे आई से और बी को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से, तो के इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, राइट। अब वो क्या कह रहा है, अच्छा हम आपको एक बात और बता दें, आई का मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, आई का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो हम एंगुलर वेलोसिटी को काट देंगे और जो के है वो आपका डिपेंड करेगा आई पे। यहाँ तक की कोई दिक्कत, कोई चीज़ें समस्या तो नहीं, ठीक है। अब देखो समझते हैं, जो आपका डिस्क है, डिस्क का जो एंगुलर वो सॉरी डिस्क का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और डिस्क का और जो रिंग होता है, रिंग का जो एंगुलर मूवमेंट होता है वो आपका होता है एम आर स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई आर जो है वो ग्रेटर है आई डी से, ये देख रहे हैं आपको, ये एम आर स्क्वायर है, ये हाफ एम आर स्क्वायर है, इसका मतलब याद है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सिंस के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, इसका मतलब जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे के बढ़ेगा। इसका मतलब जो के होगा रिंग का ज़्यादा होगा और के होगा वो डिस्क का कम होगा, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं द रिंग हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कैसे पूछा गया था, रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये जो है आपको ये मतलब हमको याद करना पड़ेगा, तो हाँ ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लाइक डिस्क का याद कर लीजिए, रिंग का याद कर लीजिए। अच्छा सॉलिड आपका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सॉलिड अगर स्पेयर, सॉलिड स्पेयर का क्या होता है आपको पता है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये सॉलिड स्फीयर का होता है। हॉलो स्फीयर का क्या होता है, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का क्या होता है, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको माइंड में पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डू हीट वेव ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो देखो जो आपके सन से जो लाइट निकल के आ रही है बाहर, तो वो हीट वेव होती है, राइट। अब वो जो स्पीड इसकी बताइए, ये सी स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है। तो इस तरीके से ऐसी वेव को हम लोग मतलब इंफ्रारेड बोलते हैं, ये मतलब दिखती नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब जब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितनी भी आपकी जो वेव होती हैं वो वैक्यूम में किससे चलती हैं, वैक्यूम में सी वेलोसिटी से चलती हैं। तो देखो अगर कोई भी हीट वेव जो है ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, तो वो थर्मल रेडिएशन से आपका आएगा, समझ रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, जो रेडिएशन को चलने के लिए मीडियम की कोई भी नीड नहीं होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की कोई नीड नहीं, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं।
सो दैट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है इनको हम ऐसे करके थ्री उसमें डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे आपका विजुअल रेंज मतलब विजुअल वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हम आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और ये भी हम आपका 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हम एक आपका स्पेक्ट्रम टाइप का बना दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गामा एक्स यू वी, ठीक है। ये आपका विजुअल रेंज 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिब्योर। क्या बोलते हैं? बिब्योर। तो BIBGYOR, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या होता है? माइक्रो, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे इंफ्रा, यहाँ पे माइक्रो। तो इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव्स, इस तरीके से ये सारी होती हैं, ठीक है। अब देखो ये इनका जो क्रम लगा हुआ है, गामा, फिर एक्स, फिर यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, फिर बिब्योर, फिर इंफ्रा, फिर माइक्रो, फिर रेडियो वेव्स। ये जो क्रम है ये इनका इंक्रीजिंग, असेंडिंग कह सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। वेवलेंथ का क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है। अच्छा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। तो अगर वेवलेंथ का असेंडिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। फ्रीक्वेंसी का डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब आपको पता है कि ई का फार्मूला जो होता है, ई इक्वल्स टू होता है HC/λ। एच कॉन्स्टेंट होता है, सी कॉन्स्टेंट होता है। तो यानी कि लैम्डा, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा वैसे वैसे ई घट जाएगा। तो अभी ई का मतलब होता है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ना, इसका भी कैसा ऑर्डर है? एनर्जी का भी आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। एनर्जी का भी आपका क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद में फिर पूछता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? भेदन क्षमता। कौन चीज़ कितनी अंदर जा सकती है? तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा पतली होती है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा थिन होती है, वही चीज़ सबसे अंदर जाती है। जैसे कि कील है, कील का आगे का सोरा नुकीला बनाया जाता है सो दैट वो ज़्यादा अंदर जा सके। तो जो आपकी गामा ये रे है ना, ये बहुत सबसे ज़्यादा पतली होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम होती है। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा और इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका? पेनिट्रेशन पावर का। इससे मेरा अनुमान है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी क्या होती है? विजुअल रेंज की ये आपकी वेवलेंथ होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से कम अगर देखना है तो ये आपका आ जाएगा, और 8000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा अगर देखना है तो आपका ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया। वैक्यूम में इन सभी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, जो कि होती है C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हम आपका रिवीजन के पर्पज से कि मतलब की क्लास लेके आए, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलोर, एक जगह है बेंगलोर, यहाँ से कार स्टार्ट करती है, 50 मीटर स्ट्रेट जाती है उसके, अच्छा टुवर्ड्स साउथ। आप लोग साउथ में बना सकते हैं, हम यहाँ पे इसको रफ कर दे रहे हैं, साउथ में बना दे रहे हैं। तो एक कार जैसे बेंगलोर यहाँ पे है, साउथ में से गई है 50 किलोमीटर, सॉरी। तो 50 किलोमीटर नॉर्थ में, वो साउथ में गई है, इमीडिएटली टर्न्स अराउंड और वापस आ रही है। वापस आके फिर से बेंगलोर आ जा रही है, अरे फिर से बेंगलोर आ गई। द टाइम टेकन फॉर दिस ट्रिप इज 2 आवर। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम लगा 2 आवर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द, अब देखो मेरी बात सुनिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब एक आदमी बेंगलोर से चला था, वो उसका इनिशियल पॉइंट था, बेंगलोर में रुका है, वो उसका फाइनल पॉइंट है। तो उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। टाइम आपका 2 आवर दिया है, तो ऐसे करके आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए हो जाएगा, राइट। अब मान लो यहीं पर उसने बोला होता कि एवरेज हमको क्या बताओ? एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपकी टोटल, तो 50 किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल वो 100 किलोमीटर गया और 2 घंटे में कवर किया। तो अगर आपका एवरेज स्पीड पूछा जाता है तो 100 किलोमीटर क्या होता है? पर आवर होता। तब आंसर उस केस में ये हो जाता है, ये आपका एवरेज स्पीड है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया? एवरेज वेलोसिटी पूछा गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज 0, देन व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए गैस केप्ट एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज करेक्ट। देखो अब इसमें क्या करेंगे हम लोगों को, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन ही आया, देख रहे हैं ना, हमने आपका हर चैप्टर कवर किया है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो आपका किस पे है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्या पता
एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछ ले तो 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। अच्छा, जो उसका न्यूमेरिकल फार्मूला है वो क्या है, अगर आप किसी भी सिस्टम से हीट को मतलब हीट देते हो या हीट लेते हो तो जो उसकी हीट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एक जो उस पर वर्क डन करना पड़ता है, इन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, वर्क डन जो है वो आपका क्या है, 0 है, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो जो हमारा डेल्टा क्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ द हीट इन आउटसाइड सिस्टम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये चेंज इन हीट, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेंडुलम क्लॉक इज लिफ्टेड टू अ हाइट। देखिए अब ये देखिए किससे क्वेश्चन है, ये पेंडुलम क्लॉक से आया, ठीक है ना। तो एक पेंडुलम क्लॉक है जिसको हमने एक हाइट तक लिफ्ट किया हुआ है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ जी। तो उस पॉइंट पे जी, तो हम ये कह सकते हैं अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पे ही जी होता है, राइट। अनदर पेंडुलम क्लॉक ऑफ द सेम लेंथ, तो देखो पहले वाले पेंडुलम की भी लेंथ क्या है, एल है, दूसरे वाले पेंडुलम की लेंथ क्या है, एल है। उसके बाद में बट ऑफ द डबल मास, मास पहले वाले का एम है, दूसरे वाले का 2m है, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट एंड राइट वेयर द, यहाँ पे g है, यहाँ पे g/2 है, ठीक है। टाइम पीरियड बताना है सेकंड पेंडुलम का, वुड बी इन टर्म्स ऑफ टी। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, देखो पेंडुलम का टाइम पीरियड समझ लो, एक आपका सिंपल पेंडुलम होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 2π इक्वल्स टू 2π t इक्वल्स टू 2π/L/g, ठीक है। तो ये t इक्वल्स टू हो जाएगा, अब देखिए इसका क्या आ जाएगा, 2π/L/g आ जाएगा, ये t की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमने इसका मान लिया t डैश, हमने इसका क्या मान लिया, t डैश मान लिया। तो t डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2π/L/g/2, ये होगा 2 पर चला जाएगा, तो टी डैश क्या होगा, टी डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 2π/√2L/g। अब √2 बाहर कर लो, तो टी डैश इक्वल्स टू आएगा √2 इंटू 2π/√L/g। अच्छा 2π/L/g को हम क्या लिख सकते हैं, वो तो टी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो टी डैश है उसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 इंटू टी आएगी। अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर देखिए एम और 2m का तो आपने यूज़ ही नहीं किया। भैया यूज़ कहाँ से करेंगे, जब फार्मूले में ही एम नहीं है तो हम कहाँ से यूज़ कर देंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग का अगर आपको पूछा था जो होता है 2π/m/k, ये भी आप लोग याद रखिए, t इक्वल्स टू 2π/m/k। अब इस केस में अगर लेंथ को बढ़ाएगा, सपोज ये वाला केस है, इसमें कह रहा है स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा दी घटा दी, कोई मतलब नहीं है, हमें स्प्रिंग की मास से मतलब है, स्प्रिंग के केस से मतलब है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए, ये चलिए नेक्स्ट क्या है, लिखा है 2 बॉडीज ऑफ मास m ईच आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। तो एक बॉडी m है, दूसरी बॉडी भी m है, ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे रखी है। एक दूसरा सिस्टम है जिसमें दोनों बॉडी है, ये भी 2m है, ये भी 2m है, और ये जो है r/2 डिस्टेंस पे रखी है। इफ F विद द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी इन फर्स्ट सिस्टम, तो पहले सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू g ब्रैकेट में m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है। तो F इक्वल्स टू g m1 m2 बराबर है, तो हो जाएगा g m² अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे g क्या है समझ लो पहले, g आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका और जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा इसके बाद में जी की डायमेंशन क्या होती है, तो m-1 L3t-2, ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये एफ है, यहाँ पे एफ डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एफ डैश आएगा g 2m इंटू 2m डिवाइड बाई r/2, समझ रहे हैं ना बात को, क्या है r/2 का होल स्क्वायर। तो ये एफ डैश क्या हो जाएगा, g इंटू 4m डिवाइड बाई r स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये एफ डैश स्क्वायर टू क्या आ जाएगा 16 इंटू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो तो एफ है। तो इसका मतलब जो एफ डैश होगा वो आपका क्या होगा 16, एफ डैश होगा वो क्या होगा 16f। देखिए कहीं ऑप्शन है, ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्वेश्चन आया था। अमूमन ये क्वेश्चन लगभग में हर एक दो साल में पूछा जाता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए। एक क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं, जैसे मान लो ये फोर्स है, ये एक मास है वो इस पर फोर्स लगाता है, ये मास है वो इस पर फोर्स लगाता है, सपोज ये F1 फोर्स लगाता है, ये F2 फोर्स लगाता है। तो ध्यान रखना दोनों ही एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं, जो कि होता है F1 बराबर F2, बस उन दोनों की जो वर्किंग लाइन होती है वो डिफरेंट होती है। ये इधर लगाता है तो ये इधर लगाता है, दोनों ही अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ के आए, ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले लिख रहा है दे आर इलास्टिक वेव, इलास्टिक वेव वो नहीं होती है, वो आपकी इलास्टिक वेव नहीं होती है। सेकेंड, दे कैन मूव इन वैक्यूम, यस दे कैन मूव इन वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट
और लाइट की क्या स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट इज आंसर इज यस यस। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर हम फिगर आपको बना के दिखाएं तो फिगर आपका कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये और ये आपका मतलब ई हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के ऐसे करके परपेंडिकुलर होते हैं। आप लोगों ने अपने जहाँ पे आप लोगों ने 11th-12th का सिलेबस पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपको बताया होगा कि ई और बी, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं लगे हाथ, जो ई अपॉन बी होता है ना उसकी वैल्यू सी होती है, ई अपॉन बी की वैल्यू सी होती है और सी का मतलब होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी सी होती है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन इसकी क्या होगी भाई 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सी स्क्वायर और सी की डायमेंशन होती है LT-1, तो इसकी डायमेंशन होगी L2T-2। समझ गया ना बात को, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है, दे मूव विद द स्पीड इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकेंड, कैसे हो सकता है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट। अब देखो हम आपको एक और चीज़ इसमें बताते हैं। हम एक बात बताइए, किसी को मान लो एक चीज़ पता है केवल कि स्पीड जो होती है लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या वो उसे ये पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो उसे ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये तो होगा ही नहीं कैसे भी चौथा वाला। अगर चौथा नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि फिर कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। इतना ईजी क्वेश्चन आपके ऑप्शन ने बना दिया, केवल आपको एक स्टेटमेंट पता हो तब भी आप पूरा क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन हम तो आपको ऑलरेडी सारे स्टेटमेंट के बारे में बता चुके हैं, तो ये आपका इस तरीके से चीज़ें चलती है। समझ रहे हैं बात को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर हैविंग अ रेडियस स्मॉल r एंड लेंथ स्मॉल l, लेट इट्स रेजिस्टेंस बी r। अब देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका होता है रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए क्या होता है, ए मतलब होता है एरिया, एल क्या होता है, एल मतलब होता है लेंथ, रो मतलब क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और आर मतलब क्या होता है, आर आपका होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। आप क्या करें इस ठीक, इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर इज 2r और L/2, तो देखो भाई जो अनदर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस देखो रो, हमेशा ध्यान रखो रो, हमको रो के बारे में दो चीज़ बता, रो कैसे बदल सकता है, रो जो है डिपेंड करता है एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, डिपेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम आपको शॉर्ट बता दें, रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल, यानी कि अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं, चाहे वो कितने भी लंबे हों, चाहे वो कितने भी उनका एरिया ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं है, दोनों का रो सेम रहेगा। और दूसरा रो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दूसरा रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे रो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने आपको रो की कहानी बता दी, ठीक है। अब इसकी पूछ लेते हैं आर की। आर देखो डिपेंड करता है आपका एल पे डिपेंड करता है, आर ए पे डिपेंड करता है आर, और आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एल इंक्रीज़ करेंगे तो आपका आर इंक्रीज़ हो जाएगा, एल, और यहाँ पर आप अगर ए जो है ए को इंक्रीज़ करेंगे तो ए को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है वो न्यूमरेटर में डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे कंडक्टर का तो आर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ये चीज़ें हम लोगों ने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं या फिर हम बताइए यहीं पे कर लेते हैं, तो ये रफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, आर डैश, ये भी हम यहाँ से रफ करके और हम यहाँ सेपरेट लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा वाला जो वायर है आर डैश इक्वल्स टू रो इंटू एल को क्या लिख देंगे, एल को लिखा है इन्होंने L/2 और ए को, अच्छा ए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक कॉपर वायर है तो हम लोग इसका एरिया क्या होगा, एरिया सर्कुलर होगा, मतलब πr² हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो ये आर डैश इक्वल्स टू हो जाएगा रो इंटू L/2 इंटू पाई इंटू 4r², यानी आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/8 इंटू रो इंटू एल अपॉन पाई r²। अब रो इंटू एल अपॉन पाई r² क्या होता है, वो तो आर है। इसका मतलब जो आर डैश है वो तुम्हारा कितना है 1/8r, तो r/8 आंसर होगा। डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने आपको ये बेसिक क्वेश्चन लिया, ये एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डिमांड है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सोलेनॉइड। आप समझो सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड एक आपका टाइप का सिलेंडर होता है और इसमें जो है आपके चारों तरफ कॉपर वायर है, कोई भी वायर जो है उसका टर्न्स लगे हुए तो लपेटे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी से। अब देखो इसको भी समझ लीजिए आप, सोलेनॉइड के इनसाइड में कुछ क्वालिटियाँ बता देते हैं। सोलेनॉइड के जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। पहली बात तो ये समझिए, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सोलेनॉइड के मिडिल में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है बी इजकल्स टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इजकल्स टू म्यू नॉट, एन को लिखते हैं कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू में आई, ठीक है। ये एल क्या है, एल इसकी लेंथ है और आई इसमें करंट फ्लो हो रही है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद में एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट क्या है तो म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। अब देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, ये सही है, पहला वाला तो एकदम करेक्ट है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट, करंट पे डिपेंड कर रहा है, यस ये भी सही है, सेकंड नंबर। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन द डायमीटर, भैया डायमीटर पे क्या डिपेंड कर रहा है, कहाँ पे इसका एरिया है, कुछ भी बात नहीं हो रही, डायमीटर पे कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। और आपके जो पिछले एनडीए हुआ था, हमने जो कि आपको इस चैनल पे ऑलरेडी करवा चुके हैं, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो सोलेनॉइड होता है उसके यूनिफॉर्म में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके जो इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, तो वो आपकी यूनिफॉर्म होती है। बताइए 4 मार्क्स का इतना क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा हम आपको एक बात और बता देते हैं कि सोलेनॉइड के जो आपके एजेस होते हैं ना, एजेस, इस पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई डिवाइड बाई 2, यानी कि जो इनसाइड होती है उसकी हाफ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ, ये मिडिल में है, ये कहाँ पे है, ये आपके मिडिल में है, इनसाइड भी कह सकते हैं, मिडिल की जगह इनसाइड लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं ये आपकी इनसाइड में है, ठीक है, और ये आपकी एजेस पे है, समझ गए, सिरों पे है, ये अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द फिगर शोन बिलो गिव्स द टाइम वर्सेस पोजीशन ग्राफ ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ग्राफ दिया है, तो ये देखो टाइम है और ये आपका इधर पोजीशन ये इधर है, टाइम इधर है। देखो सबसे पहले चीज़ समझ लो, जो ग्राफ है ना, ग्राफ से आप निकाल क्या सकते हो, ग्राफ से आप 2 चीज़ें निकाल सकते हो, एक तो ग्राफ की स्लोप और एक ग्राफ का एरिया, 2 ही चीज़ें निकाल सकते हो। स्लोप कैसे निकालते हैं, जो भी ग्राफ होता है, सपोज मान लो अगर हम इसके केस की बात करें तो स्लोप क्या होगा टी बाई एक्स और एरिया क्या होगा टी इंटू एक्स। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा टी बाई एक्स तो कुछ नहीं होता, एक्स वाई टी जरूर होता है, तो जिसका जो स्लोप है वो आपकी वेलोसिटी का इन्वर्स है। समझ गए ना बात को। अब एग्जाम में देखो क्या पूछा गया। अच्छा स्लोप होता क्या है, मान लो अगर किसी भी हमने ये चीज़ बनाई और इससे एंगल थीटा है, तो इसका जो स्लोप है ना इस लाइन का जो स्लोप यम है वो आपका टेन थीटा होता है। समझ गए ना बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। अच्छा इसमें रिलेशन का ऑप्शन छूट गया, चलो कोई नहीं। एक बी ए है, एक बी बी है, एक बी सी है। इसका मतलब इस वाली ये वाला इनकी वेलोसिटी है, उसने उसका रेशियो पूछा है। अब देखिए हम लोग जैसे मान लो इसका स्लोप निकालेंगे, तो अगर हम पहले वाले के लिए निकालेंगे तो ये एंगल होगा, ठीक। ये एंगल आपको कम दिख रहा है, उसके बाद ये एंगल ज़्यादा दिख रहा है, ये एंगल और ज़्यादा दिख रहा है। समझ गए ना बात को। अच्छा अब मेरी बात समझिए, जो टेन थीटा होता है वो आपका टेन अगर जीरो होगा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं, तो इसका मतलब टेन जीरो हो जाएगा, यानी मतलब पहली वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। और जो इसकी 1090 है उस पर वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब देखो जीरो से कोई चीज़ इन्फिनिटी पे जाती है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल कम था तो जो टेन थीटा होगी उसकी वैल्यू भी कम होगी। समझ गए ना बात पे। यहाँ पे एंगल और ज़्यादा है तो जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे एंगल सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब चूंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो 1/b है, तो जो 1/b की वैल्यू है, 1/b की वैल्यू ए के लिए सबसे कम, ए के लिए लीस्ट, बी के लिए 1/b की वैल्यू ए के लिए सबसे कम, बी के लिए ए से ज़्यादा, और सी के लिए मोस्ट सबसे ज़्यादा। समझ गए ना बात को। लेकिन ये 1/b की वैल्यू है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको तो b की वैल्यू चाहिए, वेलोसिटी वैल्यू चाहिए। तो 1/b में जब ये हो रहा है तो हम यहाँ से कहेंगे जो BA है वो सबसे ज़्यादा है, जो BB है वो उससे कम है, और जो BC है वो सबसे कम है। समझ गए ना बात को। यानी कि अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा बन करके बना होता है इस तरीके से, यहाँ पे x होता, यहाँ पे t होता, और यही सेम फिगर होता, तो x/t लिखते हैं हम लोग। x/t तो वेलोसिटी होता है। तो उस केस में आपका क्या होता, BC सबसे ज़्यादा होता, BB उससे कम होता, BA सबसे कम होता। समझ गए ना। इसलिए क्योंकि देखिए इसमें जो स्लोप है ना x/t वो क्या है, आपका डायरेक्ट वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो t/x है। इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो 1/b है, 1/b है। तो यहाँ पे हमने a लीस्ट था, तो 1/b जब लीस्ट होगा तो b मोस्ट होगा, इसलिए BA ग्रेटर देन BB ग्रेटर देन BC। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक नंबर कॉन्सेप्ट है। तो ये आप लोग प्लीज़ नोट करो, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। रेजिस्टेंस में ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे ही आपको दे देगा, यहाँ पे आपको B दे देगा, यहाँ पे I दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि B/I क्या होता है, R होता है, B/I क्या R होता है। और ऐसे ही आपको 3 लाइन दे देगा, रेजिस्टेंस पूछ लेगा RA RB RC। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा, RA का रेजिस्टेंस होगा ये 10 थीटा। अब जिसका थीटा बड़ा है, जिसका थीटा सबसे बड़ा है, उसका 10 थीटा भी बड़ा होगा, उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और
आपका वेलोसिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया, किसी भी क्वेश्चन को है बस आपको कॉन्सेप्ट पता है आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ग्लास प्रिज्म स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। अब देखिए एक आपका प्रिज्म है, सपोज मान लो हम आपको सबसे पहले प्रिज्म पढ़ा, तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का जो लोअर पार्ट है और प्रिज्म का जो अपर पार्ट है ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। प्रिज्म का जो लोअर पार्ट है और अपर पार्ट सेम होते हैं, इस तरीके से प्रिज्म बनाया जाता है। अब मान लो प्रिज्म में कोई वाइट लाइट गई, प्रिज्म में कोई वाइट लाइट गई, वाइट लाइट जाने के बाद में ये देखो यहाँ से भी थोड़ी रिफ्लेक्ट हुई है, वाइट लाइट जाने के बाद में ये आपके 7 कलर में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये है BIBGYOR, ठीक है। इसको जाना तो ऐसा चाहिए था सीधा, लेकिन ये 7 कलर में डिवाइड हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रिज्म। तो ये इसका डेविएट हो गई, ये इसका डेविएशन यहाँ से काउंट होता है, ठीक है। अपने मार्क से कितना डेविएट हो गई, समझ गए ना बात को। अब आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि जो R है वो लीस्ट डेविएट है, R आपकी कितनी डेविएट है, लीस्ट डेविएट है, और जो B है वो आपकी मोस्ट डेविएट है, वो आपकी मोस्ट डेविएट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, ये प्रिज्म होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, ये आप लोग याद रखो, इसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, जी नहीं। वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही ऑप्शन। रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट, जी नहीं। वॉयलेट लाइट विल डेविएट, इसमें ओहो इसमें देखो 2 ऑप्शन दे दिए, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जी नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आप समझो रिफ्लेक्शन में आपको साइड में समझाते हैं कि कोई जो है रे आए और वो अपने मीडियम में वापस चली जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब कोई भी रे आए और वो अपने, इसको जाना था तो ऐसे, इसको जाना था, इसको आपके जाना था सीधा, इसको आपको सीधा जाना था, लेकिन ये या तो इधर डेविएट हो रही है या इधर डेविएट हो रही है, तो अपने जो पाथ से डेविएट हो जाती है उस चीज़ को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले फिगर में चीज़ें जो है डेविएट हो रही हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन है ना कि रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते थे रिफ्लेक्शन से, लेकिन नहीं, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखिए अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन फिर से आ गया। अब देखिए क्या होता है, हम आपको देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं, तो आप कुछ सारे एग्जांपल, सपोज मान लो आपके घर में कोई भी सॉलिड चीज़ है, ठीक है, सॉलिड है, रिजिड है। आप क्या गए, आपके पास में स्प्रिंग थी, आपने स्प्रिंग यहाँ पे लटका दी, और लटकाने के बाद में ऐसे करके स्प्रिंग थी, ठीक है ना, यहाँ पे आप खुद खड़े हो गए थे, ठीक है, यहाँ पे आप खुद खड़े हुए। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके जो हाथ हैं इस स्प्रिंग को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आपके जो हाथ हैं वो इस स्प्रिंग को किधर खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसे ही आप इसको अपनी तरफ खींचते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि स्प्रिंग आपको धक्का दे रही है, स्प्रिंग आपको क्या दे रही है, स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा आपको लगता है, क्या फील होता है, ऐसा फील होता है, नहीं होता है। तो सपोज मान लो आपने इसको खींच के एक्स पॉइंट पे, सपोज आपने इसको खींच के यहाँ पे ले आए, लेकिन आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि स्प्रिंग हमें अपनी तरफ खींच रही है, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, राइट। तो सपोज ये रिएक्शन फोर्स है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के एक्स। एफ जो है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के बराबर, और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो एफ इक्वल टू के एक्स माइनस का के एक्स होता है। के यहाँ पे इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, के क्या होता है, के आपका क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर या MT-2, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन ये भी लिख लीजिए यहाँ पे। स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन इन दोनों की यूनिट सेम होती है, न्यूटन पर मीटर होती है, और MT-2 होता है, MT-2 होता है। और सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है वो होता है F/L। इतनी बात तो बेसिक हो गई, हम नॉर्मल चीज़ है। लिखा क्या है, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजिशन बट इन द सेम डायरेक्शन। जी नहीं, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो पहला क्वेश्चन तो, पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या लिखा, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन अपोजिट एक्शन। बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ऑसिलेशन क्या होता है हम समझ रहे हैं, आपको बता दे रहा है। ऑसिलेशन क्या होता है, जब कोई भी सेम टाइम पीरियड में कोई भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखिए क्वेश्चन आया है, हमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लिया है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं और ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में होता है, वो हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। चलो देखते हैं क्या है। एक आपका फिगर दिया गया है, कुछ फिगर में सीरीज टाइप दिया गया है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सीरीज कैसे लगाते हैं और पैरेलल कैसे लगाते हैं, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो हम आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है, तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो आपका क्या होगा, 1/R1। R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ये आपका पैरेलल के लिए कहानी है। अगर आपके लिए ये R1 है, ये R2 है, तो जो इसका R इक्विवेलेंट होगा वो आपका क्या होगा, R1 प्लस का R2 रहेगा। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम और बता सकते हैं कि सीरीज में जो करंट है
सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उसको भी कर सकते हैं। इतनी बात ठीक है। चलिए अब हम इसको यहाँ से रफ करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसको हम देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, हम लोगों को ये समझना है इसमें क्या सीरीज है, क्या पैरेलल है। और एक तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज हमेशा ध्यान रखना तभी दी जाएगी जब कोई भी चीज़ें कंटिन्यूस चल रही होंगी। समझ गए ना बात को। जब जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको इनफाइनाइट सीरीज का। सपोज मान लो के की वैल्यू लिखी है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √ और डॉट डॉट इनफाइनाइट। सपोज हमने ये लिख दिया। अब आप लोग मेरी बात समझिए, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ें इसको हम भूल भी जाएँ तब भी ये के ही लिखा है। अगर हम यहाँ से देखें तब भी ये के ही लिखा है। समझ गए ना बात को। तो जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ से भी लिखी, यहाँ से भी लिखी है। समझ गए ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के √6 प्लस के। इनफाइनाइट में ये होता है। तो ऐसे ही ये प्रकार का क्वेश्चन है। पहले समझ लेते हैं क्या है। आपको सबसे पहले हम आपको जहाँ यहाँ पे दिखाएं पहले आप उसको देख लीजिए। क्या आपको ये दिख रहा है आर? जी हाँ, ये आर इस आर के साथ में सीरीज में है। बिल्कुल है। तो जब हम इसका सीरीज का इक्विवेलेंट निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, उसका इसके साथ में क्या होगा? उसका इसके साथ में पैरेलल होगा। समझ गए ना बात को। कहने का मतलब है कि पहले हमने 2 रेजिस्टेंस लिए, वो सीरीज में थे, और उसके बाद में उस एक रेजिस्टेंस का पैरेलल था। इस तरीके से कहानी थी। यहाँ तक की चीज़ समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ गए। अब आगे बढ़ो। अब तुम्हारा ये दोनों खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। ये सारे रेजिस्टेंस खत्म हो चुके हैं। ये भी इसकी जगह पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है जो कि यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे देखिए ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में है, जब सीरीज में ये दोनों होंगे उसके बाद में इसको ज़्यादा ना करते हुए हम ये इतना देखेंगे। ये तो हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये एक रेजिस्टेंस ये वाला बचा है, ये इसके साथ में सीरीज में है ये इसके साथ में यहाँ पे अब आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो इसका आर इक्विवेलेंट निकलेगा। ठीक है, तो अब ये आर इक्विवेलेंट है जिसके साथ में ये सीरीज में है, और जब ये इन दोनों का आर इक्विवेलेंट का डैश निकलेगा तो इसके साथ में पैरेलल हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं क्या एक ये कहानी सी बन रही है कि पहले 2 सीरीज में करते हैं, बाद में एक पैरेलल में करते हैं, पहले 2 सीरीज में, बाद में पैरेलल में। चलो तीसरे वाले में अप्लाई करते हैं। तीसरे वाले में अप्लाई जब करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब इन दोनों का होकर ये यहाँ पे ये वाली कहानी आ गई। अब देखो ये एक है आर इक्विवेलेंट डैश और ये एक है आर इक्विवेलेंट। अब ये दोनों फिर से सीरीज में हो गए। सीरीज में हो गए तो इनका एक रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट होगा, उसके बाद में ये इसके साथ में पैरेलल में हो जाएगा। फिर से भाई कहानी हो गई। अब उसके बाद में फिर से ये दोनों सीरीज में हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो जितने सारे ये इनफाइनाइट में लगे हैं, इन सब का जो पैटर्न है वो एक ही है। इन सब का क्या है? इन सब का जो पैटर्न है वो एक ही है। और वो पैटर्न क्या है कि एक हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे ए, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे लिख देंगे क्या ए, ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा क्या है आर है, और ये है तुम्हारा बी, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा बी है, ये तो सॉरी यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बी है। ठीक है, ये तुम्हारा बी है। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस ये है, ये तुम्हारा आर है, और इस सारे रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टेंस मान लिया है, वो है तुम्हारा एक्स। हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, राइट। और इसका जो भी आंसर आएगा वो भी तुम्हारा एक्स ही आएगा, क्योंकि ये सारा पैटर्न एक ही फॉलो कर रहा है। मतलब अगर हम इसको यहाँ से तोड़ दें, केवल इतना ही पोर्शन देके, तब भी ये ए और बी के जो इक्विवेलेंट है उसके बराबर ही इसका भी आंसर आएगा। समझ गए ना बात को। तो यहाँ से ये हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझने लायक था। समझने लायक क्या था कि जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम पैटर्न समझें। पैटर्न ये था 2 सीरीज में एक पैरेलल, फिर 2 सीरीज में एक पैरेलल, फिर ये 2 सीरीज में एक पैरेलल, फिर 2 सीरीज में। समझ गए ना बात को। तो अब हमने क्या किया था, इसमें ऑड क्या था, उसमें ऑड ये था जो हमें ऑड निकला है कि ये वाला जो पोर्शन है, अब देखिए 2 सीरीज एक पैरेलल, 2 सीरीज एक पैरेलल, 2 सीरीज एक पैरेलल, यहाँ तक तो सीरीज कहानी। ये एक सीरीज मेरा उल्ट है, ये सीरीज मेरा क्या है एक्स्ट्रा। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 सीरीज यहाँ पे, हाँ इसका जो इक्विवेलेंट आया वो मेरा एक क्या आ गया, एक ये निकल के आया, पूरा पैरेलल निकल के आएगा, इसको हम एक्स बोलेंगे। तो ये एक्स है, इसका हमने आर के साथ में पैरेलल लगाया है, और ये आर मेरा एक ये दिया गया है। ये पूरी कहानी बन के आ गई। अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, लेकिन सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट मेरा आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा, वो क्या आएगा 1/1 आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/x। तो ये हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आर एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस आर। तो यहाँ से जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा आर एक्स प्लस का आर प्लस एक्स। इतने समझ में आ गया। अच्छा, अब जो भी ये निकल के आया इक्विवेलेंट, ये जो है इसके साथ में सीरीज में है, तो जो मेरा आर इक्विवेलेंट का डैश आएगा, ठीक है, यही तुम्हारा क्या होगा आर ए बी होगा, यही तुम्हारा क्या होगा आर ए बी होगा। वो क्या होगा आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। ये हो गया कहानी। ठीक है, अब ये भी तुम्हें पता है कि आर ए बी क्या है, वो भी एक्स है। तो एक्स इक्वल्स टू आर प्लस आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। अब आर की वैल्यू तुमको दी रखी है जो है तुम्हारा 4 ओम। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 4x प्लस 4 प्लस एक्स। ये कहानी बन गई। ठीक है,
अब देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग काम कर देते हैं एक्स माइनस का 4 इक्वल्स टू 4x अपॉन 4 प्लस एक्स, ये हो गया। अच्छा हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस का 4 और x प्लस का 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल्स टू 4x, और यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे श्रीधराचार्य लगाएंगे, श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य कहता है एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी, अगर ये लिखा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू होती है श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a होती है। तो ये हो जाएगा माइनस का बी मतलब कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 ए, सी क्या है, सी आपका 6 माइनस का 16 है, ठीक, अपॉन में 2 इंटू ए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस का 64 डिवाइड बाई 2। तो एक्स इक्वल टू आएगा 4 प्लस माइनस ये अंडर रूट 80 हो जाएगा, 16 5 जा 80 होता है, तो 4 रूट 5 आएगा डिवाइड बाई 2 आएगा। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 प्लस माइनस 2 रूट 5। तो या तो एक्स की वैल्यू 2 प्लस माइनस 2 प्लस रूट 5 आएगी, और या एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या तो एक्स की वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 रूट 5 और या एक्स की वैल्यू आएगी 2 माइनस 2 रूट 5। अब देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में तो कभी होगा नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम से यहाँ पे दिया गया है 2 प्लस 2 रूट 5। तो ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने आपके इसमें प्रैक्टिस सेट में ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, यानी 1 मीटर की एक स्केल है। यहाँ पे हम एक स्केल बनाएंगे जो कि कितने मीटर की, 1 मीटर की। कह रहे हैं इसका जो मास है वो 0.25 kg है और स्टील से बनी है। ठीक है भाई, इसका जो मास है वो 0.25 kg है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहे हैं इट इज़ केप्ट ऑन 2 बेसिस, ये 2 बेसिस पे रखी है। पहला जो बेसिस है वो W1 है और W2 है इन ऑरिजेंटल पोजीशन। W1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम वन एंड, तो यहाँ वाले एंड से 0.2 मीटर पे ये रखा है W1। ठीक है, बेस ये होता है। और W2 जो है वो 0.4 मीटर सेकेंड वाले से 0.4 मीटर सेकेंड वाले से 0.4 मीटर इस वाले पॉइंट पे रखा है W2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। कह रहा है इफ़ द फोर्स ऑन द स्केल 1 इज n, अब देखिए इस पे फोर्स जो है वो आपका ऊपर की तरफ है, वो आपका n1 है, और जो फोर्स n2 है ड्यू टू वो आपका n2 है। ठीक है, n2 है, क्लियर। देन n1 और n2 की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताइए, कोई भी स्केल है, सीधी स्केल है, उसका 0.24 kg मास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लगाएंगे पहला कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपका है ट्रांजिशनल। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, वो आपका ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या कहता है, ये कहता है द वर्टिकल, हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, द वर्टिकल फोर्स मस्ट बी 0। इसका मतलब क्या है, जितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं, अब देखिए अब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। क्यों बीच में होगा, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, सिंगल लाइन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा और इसका जो फोर्स होगा वो mg कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। यानी कि 2 फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, n1 प्लस n2, और जो कि बराबर होंगे किसके, mg के बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको हम n1 प्लस n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m कितना है आपका 0.24, g की वैल्यू है 10, इसका मतलब 2.4। n1 और n2 दोनों का सम 2.4 होगा। आप देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें भी सम है 2.4, इसमें भी कई सम में है, इसका मतलब तुम्हें और सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि हम लोग लगा सकते हैं, वो आपका है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का। कौन सा कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे, सपोज एक पॉइंट हमने ये मान लिया, इस पॉइंट पे हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो इस पॉइंट पे एक तो फोर्स ये वाला है, दूसरा फोर्स ये वाला है, तो इन दोनों फोर्स से हम लोग क्या लगाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों जो आपके टॉर्क होंगे, क्योंकि रोटेशनल में फोर्स जो है टॉर्क में बदल जाता है, तो दोनों के जो टॉर्क होंगे वो आपके सेम होंगे। कहने का मतलब है पहले वाले का टॉर्क होगा n1 इंटू पहले वाले का टॉर्क क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं n1 इंटू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, टोटल 0.5, और ये है 0.2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 0.3 होगी। समझ गए ना बात को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉर्क ऑन n1, टॉर्क ऑन n1। तो टॉर्क ऑन n1 क्या आएगा, 2.4, फोर्स कितना है, फोर्स तो 2.4 है, ये वाला फोर्स लेंगे, ये वाला 2.4 इंटू 0.3। तो जो टॉर्क आपका n1 का टॉर्क आया, टॉर्क n1 का आ गया, वो कितना आ गया, 0.72 न्यूटन इंटू मीटर आ गया। क्लियर,
कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं। ये हमने टॉर्क N1 निकाल लिया। अब टॉर्क हम N1 दोबारा से लगाएंगे, लेकिन अब इसमें जो है वो टॉर्क N2 से लेंगे, इस वाले से लेंगे, ठीक है। तो अब पहले हमने इसका फोर्स लिया था, अब इसका फोर्स लेंगे। अब इसका फोर्स तो क्या है, इसका फोर्स तो N2 होता है। तो N2 इंटू ये आपके में N2 दिया गया है, इंटू डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए 0.2 ये है, 0.4 ये है, तो 0.6 होगी, टोटल 1 है। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी ये वाली डिस्टेंस भी आपकी क्या है, 0.4 है। N2 इंटू 0.4। अब टॉर्क N1 है वो कितना है, वो आपका इतना है 0.72। तो 0.72 इक्वल्स टू N2 इंटू 0.4। क्लियर। तो हम यहाँ से N2 इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा क्या, 0.72 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। ये आपका 1 0, ये आपका नीचे 2 0, ये हो गया कैंसिल। 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 18 बार, तो N2 की वैल्यू आपकी आ गई 1.8। अगर N2 की 1.8 आ गई तो इस वाले इक्वेशन में डालेंगे, इस वाले इक्वेशन में डालेंगे तो N1 की वैल्यू क्या आएगी, N1 की वैल्यू आएगी 0.6। इसका मतलब N1 जो है 0.6 है, N2 जो है वो क्या है 1.8 है, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों को एक बार ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम निकालना पड़ा, एक बार रोटेशनल निकालना पड़ा, तब जाके ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को रफ नहीं करते, इसकी हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे करके साइड में कर देते सो दैट आप लोग फिर से समझ जाओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं एक, हालांकि हम आपके लिए एक वो भी लेके आए, चलो नेक्स्ट साइड, हाँ मेरे पास में खाली पेज है, हम उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक बॉल है 0.1 मास की, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे एक बॉल का 0.1 किलोग्राम मास है। ड्रॉप फ्रॉम ए हार्ड फ्लोर फ्रॉम ए हाइट दे दिया गया है, आपका हाइट है 0.45 मीटर, और यहाँ से ऊपर से ड्रॉप किया जाता है। इसका मतलब इसका जो U है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, जब ये बॉल यहाँ पे गिरेगी तो क्या हो जाएगा, B = होता है U + AT, ये तो पता ही हुआ ना आपको। तो B = U + G। अच्छा, T तो आपको दिया नहीं है, तो T कहाँ से लाओगे, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, B² = U² + 2GH, ये ले दिया है। तो आपका B निकालना है हमको, U आपका 0 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू आपकी 10 है, और H की वैल्यू कितनी है, वो आपकी 0.45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये आपका 9 आ जाएगा। तो B यहाँ पे हम लिख देंगे B1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो B1 = आपका 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। B1 क्या आ जाएगा, B1 आपका 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अभी B1 कौन सी डिस्टेंस, वो कौन सी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से ये सबसे पहले आके यहाँ पे गिरा है, B1 वेलोसिटी से, ठीक है। अब जैसे ही B1 वेलोसिटी से गिरा, यहाँ पे ये 0.1 सेकेंड तक रुका, ये लिखा है 0.1 सेकेंड तक इसने रुका। उसके बाद में ये फिर से ऊपर गया और इस हाइट तक गया। अगर हम इसका फिगर अच्छे से बना दें, तो जो फिगर है वो ये कह रहा है, फिगर हम इसका यहाँ पे अच्छे से बना दें तो ये इसका फिगर है। सपोज मान लो एक ऐसे करके एक रफ सरफेस है, यहाँ से एक गेंद इस पर गिरी, तो गिरी B1 वेलोसिटी से, U इसका 0 था क्योंकि फ्रीली ड्रॉप किया गया था। अब इस पॉइंट पे ये आके 0.1 सेकेंड के लिए रुका, और रुकने के बाद फिर ये इस पॉइंट से ऊपर गया, और ऊपर जाने पर फिर देखो पढ़ते हैं क्या है, नेक्स्ट लिखा है एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 0.20 मीटर। उसके बाद में ऊपर गया और 0.20 मीटर तक गया, ठीक है। अच्छा, 0.20 मीटर तक इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो आपकी 0 होगी, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हम लोग निकाल लेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इसका मतलब इसकी अब हम लोगों को कौन सी निकालनी, इनिशियल निकालनी है। सेम फार्मूला लगाएंगे, ये पहले वाले के लगा रहे हैं, ये दूसरे वाले के लगा रहे हैं, तो सेम फार्मूला लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी V², और ये हो जाएगी, इसको हम B2 मान ले रहे हैं, तो B2 का स्क्वायर प्लस का 2GH। तो B तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपकी बार ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये आपका G हो जाएगा 0, B2 हम लोग को निकालना है, -2 इंटू G इंटू पॉइंट का 20, तो ये हो जाएगा 40, 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो B2 आपका आ जाएगा, B2 का स्क्वायर वो आपका 4 होगा, और जो आपका B2 होगा वो आपका 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। रुकने के बाद कुछ वेलोसिटी भी तो कम होगी, तो फ्रिक्शन से, तो ये आपकी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो पूछा क्या क्या है, द नेट फोर्सेस इट अप्लाइड ऑन द फ्लोर वाइल बाउंसिंग इट। अब नेट फोर्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो जो फोर्स है, जो फोर्स होता है वो होता है ΔP डिवाइड बाई ΔT, ये तो पता ही होगा। ΔP क्या होता है, P2 माइनस का P1 डिवाइड बाई ΔT, ठीक है। अब P2 क्या होता है, m इंटू बी, यानी कि m मास इंटू बी मतलब B2। अब B2 क्या है, B2 की डायरेक्शन है ऊपर की डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ जा रही है, और B1 डायरेक्शन नीचे है, तो ये आपको याद रखनी है, माइनस का m ब्रैकेट में, ये हो जाएगा माइनस का B1 डिवाइड बाई ΔT, ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के आया वो क्या है, अगर हम m कॉमन ले लें तो B2 + B1 हो जाएगा। अगर हम m कॉमन ले लें तो मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स = अगर m कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, B2 + B1 हो जाएगा। तो m
B2 प्लस B1 क्या हो जाएगा 3 और 2, यहाँ पे 3 निकला 2 3 2 5 डिवाइड बाई, और ये टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, एम की वैल्यू कितनी है 0.1, अच्छा ओके 0.1 से 0.1 कैंसिल हो गया, तो फोर्स आपका क्या आ गया 5 न्यूटन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड यार, एंड ये बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज़ यहाँ से देखिए, कन्फ्यूज मत होइए, ये हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसलिए रफ नहीं किया कि आपकी पीपीटी, ये हम आपको पीडीएफ देंगे, ठीक है। हम एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, मिशन एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, उसमें आपको जो पीडीएफ है मिल जाएंगी, और पुरानी पीडीएफ है वो भी मिल जाएंगी इस चैनल पर जो हमने क्वेश्चन कराए हुए, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इसे देख सकते हो, आप लोग रिवाइज कर सकते हो, हमें मालूम है ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, इसीलिए हम आपको जो है पीडीएफ भी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो हमने एक डिसीजन लिया है कि हम आपको एक टेलीग्राम चैनल बना के वहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स ऑफ द फिनोमेना प्राइमरी रेनबो पूछा है। आप सबसे पहले समझ लो प्राइमरी रेनबो बनता कैसे है। प्राइमरी रेनबो सबसे पहले तो एक इनर रेनबो होता है। प्राइमरी रेनबो कैसा रेनबो होता है, इनर रेनबो होता है, और जबकि सेकेंडरी रेनबो आउटर रेनबो होता है। प्राइमरी जो रेनबो होता है उसमें आपके 2 रिफ्लेक्शन होते हैं। कितने रिफ्लेक्शन होते हैं, 2 रिफ्लेक्शन होते हैं, और 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, डन, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन एंड 1, ये सही है, पहला सही है। इट इन्वॉल्व्स नहीं, रिफ्लेक्शन के साथ में रिफ्लेक्शन भी होता है। इट इनर वो, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एज अ इनर वो, ये भी सही है। इट में इन्वॉल्व मोर देन नहीं, मोर देन 1 तो उसमें आपके सेकेंडरी में होता है। सेकेंडरी में 2 रिफ्लेक्शन होते हैं, 2 ही रिफ्लेक्शन होते हैं, समझ गए ना बात को। अगर हम सेकेंडरी की बात यहाँ पे कर दें, ताकि एग्जाम में आपके अगर सेकेंडरी रेनबो पूछ लिया जाए तभी आप एग्जाम में कर सकें। तो सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, ये आपका आउटर वो होता है, ठीक है, और इसमें आपका 2 रिफ्लेक्शन प्लस 2 IR, ठीक है। 2 ही रिफ्लेक्शन होता है, 2 ही आपका रिफ्लेक्शन होता है, और 2 ही आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला और तीसरा बी नंबर एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द डिस्पर्सन ऑफ, देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया, अलग क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों ने फिर से ले लिया है। इन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाई अ कॉमन ग्लास प्रिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है कि जो आपका वायलेट है विबग्योर है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि विबग्योर में जो R है वो लीस्ट है डेविएशन में, और ये है मोस्ट डेविएट करता है, ठीक है ना, डेविएट, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, R डेविएट द मोस्ट, नहीं, ब्लू डेविएट द मोस्ट, इट मे बी पॉसिबल, इसमें और इसमें कंपेरिजन पूछा है, तो ऑब्वियसली इससे तो इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है, बी वाला ज़्यादा होगा, बी वाला ज़्यादा होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। ब्लू लाइट डेविएट द मोस्ट बिकॉज ब्लू लाइट हैज़ द हाईएस्ट स्पीड इन फेज मूवमेंट, इसको हम देखेंगे। रेड लाइट डेविएट द, रेड लाइट डेविएट हो गई नहीं, ब्लू डेविएट द मोस्ट। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को लास्ट वाले में कॉन्सेप्ट क्या था, हम लोगों को ये बताना था रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हाई स्पीड किस में है और लो स्पीड किस में है, तो इस क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है, ठीक है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, भाई डेविएट कब हो सकती है कोई चीज़ डेविएट हो कब सकती है, कोई चीज़ डेविएट तभी हो सकती है जब वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो, उसमें मुड़ने की क्षमता ज़्यादा हो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे हम आपको फार्मूला बता देते हैं, जो म्यू इक्वल टू होता है वो होता है C/B। अब जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका जो बी है वो क्या होगा, कम होगा, उसका जो बी है क्या होगा, कम होगा। और जो तो हम आपको ये पूरा ही बता देते हैं, 1/F इक्वल टू म्यू -1 होता है, ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 होता है, ये आपका लेस मेकर फार्मूला होता है, यानी कि जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका F कम होगा। और एक और फार्मूला है जो आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो म्यू होता है वो 1/λ⁴ टाइम्स होता है। इसका मतलब ये हुआ जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका म्यू कम, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। इसका मतलब इसका लैम्डा कम, इसका लैम्डा कम, और लैम्डा मतलब ये लैम्डा कम, म्यू ज़्यादा तो बी कम। सॉरी, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मास इज अटैच टू अ स्प्रिंग, एक मास को स्प्रिंग के साथ में अटैच कर दिया गया, दैट हैंग्स वर्टिकली, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज 6 सेंटीमीटर ऑन द अर्थ, अर्थ पे 6 सेंटीमीटर ये स्प्रिंग किया है, तो इसकी जो यक्स दे दिया गया वो आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अच्छा, और इसका एक्सलेशन अर्थ पे जी होता है, और मून पे ये पूछ रहा है क्या होगा जब ये हो जाए G/6 होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। F इक्वल टू KX होता है, तो एक बार लगेगा mg इक्वल टू K × 6, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा m इंटू मून पे लगा रहे हैं G/6, K सेम होगा स्प्रिंग का, और इसकी x की वैल्यू में निकालनी है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, mg से mg डिवाइड हो जाएगा, K से K डिवाइड हो जाएगा, ये जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 6 इक्वल टू
6 अपॉन एक्स, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बना जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपको पता होना चाहिए, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ई एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है और ई एफ इक्वल्स टू एम जी होता है। एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, के स्प्रिंग फोर्स है। बस दोनों फोर्स को ये पहली कंडीशन पहले वाले के लिए, दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन अर्थ के लिए, दूसरी कंडीशन मून के लिए, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया और आपका क्या है आंसर आ गया। ठीक है, चलिए कह रहे हैं इफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज यूज्ड इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड। समझ लो बात को, लंबाई को 2 टाइम्स करना ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, और लंबाई को स्ट्रेच करना, स्ट्रेच जब लंबाई को करते हैं ना, मतलब कोई वायर है उसको मान लो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना भाई साहब, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है? उसका वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा इसका मतलब वॉल्यूम होता है एल इंटू ए इक्वल टू सी, यानी कि एल को अगर स्ट्रेच करेंगे तो आपका ए जो है वो आपका एरिया जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एरिया आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर एल को स्ट्रेच करके एन टाइम्स किया है, ठीक है, तो आपका आर जो है वो कितने टाइम्स होता है? एन स्क्वायर टाइम्स हो जाता है आर। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं? अगर एल यहाँ पे सीधा लिख दे रहे हैं, अगर एल को नॉर्मली एन इंटू एल टाइम्स किया है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो जो आर है वो आपका आर जो है एन एल हो जाता है। ये आपका नॉर्मल, इसको नॉर्मल एल को बढ़ाया है। ठीक है, इसमें एरिया बढ़े घटे उससे कोई मत, एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, एरिया यहाँ पे एरिया जो हम लिख दे रहे हैं एरिया कांस्टेंट। लेकिन अगर आर को वो सॉरी एल को, अगर उसके वायर को, अगर उसका वायर जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच किया है वायर को, तो अगर वायर को स्ट्रेच किया गया है तो उस कंडीशन में अगर वायर एल जो है वो एन टाइम्स स्ट्रेच हो गया है, एन एल, तो जो आपका आर है वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। समझ गए ना? आर जो है वो आपका जो नया वाला आर है वो आर डैश, वो पहले वाले आर का एन स्क्वायर इंटू आर टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहले रेजिस्टेंस जो है 10 ओम था, उसके वायर को स्ट्रेच कर दिया गया, डबल मतलब 2L कर दिया गया, तो अब सर्किट में जो करंट होगा, अब करंट की वैल्यू पूछ रहा है। अब करंट क्या होता है? करंट तो आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर, बी कांस्टेंट है। आर आपका अगर वायर जो है 2 टाइम्स बढ़ाया गया है तो आर आपका कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। एल आपका 2 टाइम्स बढ़ाया गया है तो वायर आपका 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा तो आपका आई 4 टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। हाफ नहीं होगा, डबल भी नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ द मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए हीट से क्वेश्चन आया है, इज 400 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम, अब देखिए एक फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इसको हम बोलते हैं एस। तो Q दिया है, Q आपका दिया है 400 इक्वल्स टू M कितना दिया है? M आपका दिया है, ओ सॉरी Q आपका 400 नहीं, Q आपका 20,000 दिया है, सॉरी 20,000 जूल। M कितना दिया है? M आपका दिया ही नहीं, M पूछा है। S कितना दिया है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, तो 400, और डेल्टा टी कितना दिया है? 15 से 25 हो गया, यानी कि 25 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 20,000 इक्वल्स टू एम इंटू 400 इंटू 10। अभी देखो 4,000 हो गया, इससे पूरा काटेंगे 5 बार जाएगा, तो इसका मतलब 5 kg एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक आपका Q इक्वल्स टू एम एल फार्मूला होता है, यहाँ पे जो L होता है वो लेटेंट हीट का होता है। ठीक है, ये लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मतलब जब आपको स्टेट चेंज करना है, जब आपको क्या चेंज करना है? स्टेट चेंज करना है, तब ये वाला फार्मूला लगता है, और जब आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा था? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय अ करंट कैरिंग स्टेट वायर एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर। देखिए एक ये मैग्नेटिक वायर है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ये इनफाइनाइट वायर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है BP इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में 2I डिवाइड बाई R। ठीक है, तो इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, यही सही है, R इन्वर्सली हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इन्वर्सली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन था, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एक ध्वनि तरंग है, उसकी आवृत्ति दी है, तो एफ दिया है आपको 1000 हर्ट्ज, और लैम्डा दिया है आपको 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब -2, और डिस्टेंस दी है D इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर, और आपको टाइम पूछा है। देखो टाइम का फार्मूला तो भाई डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे क्योंकि B इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, एफ आपका कितना है? 1000 है, इंटू 550 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये चीज़ उठा के हम कहाँ डाल देंगे? T में डाल देंगे, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू में 50 इंटू में 10 टू द पावर -2, इससे ये हट जाएगा, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा 100, नीचे जाएगा 50, ये आपका 2 सेकेंड एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है एक वुडन बॉक्स है जिसका मास दिया है, मास आपका दिया है 2 kg। ठीक है, और डायमेंशन दिया है, इसका वॉल्यूम एक तरीके का डायमेंशन दिया है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट।
इस प्लेस्ड ऑन द टेबल विद द साइड्स। अब देखो एक टेबल पे इसको रखा गया है ऐसे करके, और इसका जो लेंथ आपका टेबल पे, चूंकि ये टेबल आपका प्लेन में बना हुआ है तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से ऐसे करके ही रखा हुआ है, हमको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रखा हुआ है, ये वाला पोर्सन ऐसे है, तो ये 30 है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये रखा हुआ है, और ऊपर वाला जो हाइट है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट प्रेशर। अच्छा ओके, ये अब इस पर टच कर रहा है तो ये देखो एक चीज़ है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे प्रेशर का फार्मूला होता है P = F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। mg फोर्स नीचे लगेगा, m कितना है 2, g कितना है 10, और n फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, तो n की वैल्यू तो आपको पता लग गई 20 न्यूटन हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन फोर्स है R। तो जो प्रेशर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 30। एरिया क्या होगा भाई, ये तो एक तरीके का रेक्टेंगुलर है ना, 30 इंटू 10 इंटू, अब सेंटीमीटर को बदलेंगे तो एक बार इसका सेंटीमीटर को मीटर में, एक बार इसका, 10⁻⁴, 10 से गया 2 टाइम्स गया, तो ये ऊपर जब 10⁴ ऊपर पहुंचेगा तो आ जाएगा 2, और ये 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 0 से 0 गया तो 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18.66, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल बोलते हैं। तो डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इतना भी इजी क्वेश्चन आते हैं, पहले थोड़े से टफ क्वेश्चन थे, अभी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंस। देखिए कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब देखो इसको हम कुछ चीज़ आपको नोट करा देते हैं, आप लोग नोट कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म, ये नोट कर लीजिए आप लोग, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो इसकी कांस्टेंट क्या क्या चीज़ रहती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है, उसके बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ये सारी चीज़ इसकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी लेकिन चेंज होती है, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, वेलोसिटी आपकी इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि देखिए ये यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है, अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर होगी, 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 तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। क्या लिखा है, अ चेंज इन द स्पीड, स्पीड चेंज होता ही नहीं है, अ चेंज इन द वेलोसिटी ड्यू टू अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब वेलोसिटी का आप लोगों का अगर फार्मूला पूछा जाए तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं, बी = देखो √rg होता है, और बी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, एक आपका एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो यहाँ पे लगता है, ए = b² r होता है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया इज अ डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ ए। अब देखो मायोपिया क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मायोपिया क्या है। मायोपिया जो है वो आपका एक ऐसा दोष है जिसमें आपको जो आपकी नियर के ऑब्जेक्ट है ना एकदम क्लियर दिखाई देते हैं भाई, नियर के ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखाई देंगे, और जो आपके दूर वाले ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई देंगे। आजकल के नौजवानों में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोग है, आपके आसपास कोई भी चश्मा 20 से 40 साल के लोग लगा रहे हैं तो उनको आप लोग चेक भी नहीं कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई साहब आपको मायोपिया है, ठीक है, इन लोगों को मायोपिया है, ठीक है। अब मायोपिया को हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं, तो मायोपिया को दूर करने का तरीका ये है कि इनको भाई कॉनकेव, इनको जो है कॉनकेव लेंस पहनाओ, तब इनका मायोपिया जो है दूर हो जाएगा, राइट। अब होता क्या है, कॉनकेव लेंस ही क्यों पहनाना है, तो चीज़ें समझ लेते हैं। देखो फिजिक्स में हर चीज़ का कॉज होता है। सपोज हमने एक तरीके से ये आपकी क्या बना दी, ह्यूमन आई बना दी भाई, ये हमने आपकी क्या बनाई, एक हमने आपका ह्यूमन आई बनाया, ये इसकी कॉर्निया, ठीक, ये इसकी क्या है कॉर्निया। अब कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ से एक लाइट ऑब्जेक्ट है, ये कॉर्निया के अंदर जाती है, ये क्या करती है, ये यहाँ पे रेटना होती है, ठीक है, रेटना पे आपको क्लियर इमेज दिखती है, तो ये क्या करती है, यहाँ पे आपका लेंस लगा हुआ होता है, तो ये क्या करती है, रेटना से पहले ही इमेज बना लेती है, ये जो है रेटना से पहले ही इमेज बना लेती है। अब इमेज को हमें यहाँ से यहाँ करना है। देखो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका काम होता है कन्वर्जिंग, और जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसका काम होता है डाइवर्जिंग। अब यहाँ पे यहाँ से इमेज पहुँचानी यहाँ पे, यानी कि दूर करना है, डाइवर्ज करना है। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, हम जो है एक लगा देंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है, एक हम क्या लगा देंगे कॉनकेव लेंस, ये हमारी आँख होगी, ठीक है, ये हमारी आँख होगी, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले ये इसको ऐसे करके दूर की तरफ भेजेगा, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे जाके रेटना पे आपकी इमेज बना देगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉनकेव लेंस लग रहा है। अब ऐसे ही होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, एक ऐसा क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो आपका फार की चीज़ें हैं बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन जो आपकी पास की चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, उसके लिए क्या लगाना है। अब उसमें क्या है, उसमें ये वाला केस यहाँ पे होता है, उसमें कहानी ऐसी है कि जैसे जो आपकी आई है उसमें मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो जो
ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है यहाँ पे, रेटिना के दूर बन रही है। अब इसको रेटिना के पास लाना है, तो इसलिए हम लोग इसका उपाय कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है आपको कन्वर्ज करने का, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे आंखों के रोग जो हैं उनको देख लेते हैं। वो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, मायोपिया इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस बियॉन्ड द रेटिना। नहीं, नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर द रेटिना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये भाई इससे जो है पहले इमेज बन जाती है। अगर ये हाइपरमेट्रोपिया होता तो हम पहला वाला लगाते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी क्लास खत्म होती है। हमने आपको पूरे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिए हैं। प्रैक्टिस सेट ये हमारा बन है, आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी इस वीडियो में जुड़े और आपको फिजिक्स पढ़ के कैसा लग रहा है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रही हो, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं आपको हर चीज़ कवर करवा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के जो भीतर की चीज़ें हैं उनको भी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखिए। हम कमेंट सेक्शन को पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे मैं जो भी इम्प्रूवमेंट होता है हम उसे इम्प्रूव करते हैं। और ये जो है आपकी जो PDF है, ये हम एक टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, मिशन एग्जाम। आप लोग उसको भी फॉलो करिए और उस टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, सो दैट आप इससे अपनी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।